हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन की। किसकी? साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये चीज़ आप देख लीजिए। साइन कन्वेंशन, ठीक है, हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में बेसिकली क्या यूज़ होता है, इस चीज़ को समझें। बेसिकली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, जैसे आपको मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है, मिरर फार्मूला पे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है ना। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो अब हम यहाँ पर u, v एंड f, इन तीनों का जो वैल्यूज़ रखेंगे इस इक्वेशन में, मान लेते हैं कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें इन तीनों का हमें वैल्यू रखना है, ठीक है ना। मतलब जैसे u क्या है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। u क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? v है आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, v है आपका इमेज डिस्टेंस। और उसी तरह से f क्या है? f है आपका फोकल लेंथ। तो लेंथ भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही हुआ, ठीक है ना। तो एक तो होती है इन सभी की यूनिट। तो इन सभी की यूनिट जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा वो सेंटीमीटर में मिलेगा या फिर मीटर में मिलेगा, ठीक है। तो इन तीनों में से u है, v है और f है, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ गिवन रहेगा और जो तीसरा है वो आपसे पूछेगा, ठीक है ना। जो तीसरा है वो आपसे पूछेगा। अब इसमें हम कैसे करते हैं ये देखिए। तो u, v और f, इन तीनों का साइन कहीं कहीं पर पॉजिटिव होता और कहीं कहीं पर नेगेटिव होता। अब बोलोगे सर कि ये तीनों का साइन का क्या मतलब है? सर साइन का मतलब ये है कि जैसे यू आपको दिया हुआ है कि कोई कंडीशन, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण है। क्या चीज़ है? अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण में आपको बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इस अवतल दर्पण में बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट को रखे हैं, वस्तु की दूरी गिवन है, बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो आप क्या करेंगे? आप तो ऐसे सॉल्व करेंगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण है और दर्पण का फॉर्मूला ये होता है, दर्पण सूत्र ये होता है, ठीक है ना। तो आप दर्पण सूत्र जब लगाएंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/v प्लस 1/u का वैल्यू 25 गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना, और f का वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 25, ये हो जाएगा 10 इंटू 25, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 10, यानी कि ये हो जाएगा 15 और बाई 25 और इंटू 10। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये बहुत परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना, ये बहुत परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ना, ऐसे सॉल्व करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद देखिए वैल्यूज हमारा सेम आ सकता है, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ, मतलब जो फॉर्मूला है उसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे उसमें साइन के साथ पुट करना है। ये आपका बेसिक मेथड आपको आना चाहिए। जैसे अवतल दर्पण में मैं बता दूं f की वैल्यू
नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू की वैल्यू भी नेगेटिव लेते हैं। एक्चुअल में अवतल दर्पण में ना यू, वी, एफ और ये आर, ठीक है ना। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू क्या है? वस्तु की दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। इन सभी का वैल्यू अवतल दर्पण के केस में नेगेटिव होता है। और यू, वी, एफ और आर, अगर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में u की वैल्यू होती है नेगेटिव, बाकी ये तीनों होती है पॉजिटिव, ठीक है ना। बाकी ये तीनों होती है पॉजिटिव। तो हम ये कैसे नेगेटिव होती है और ये कैसे पॉजिटिव होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन नहीं बोल सकते उसको, एक हम उसको एक अवतल दर्पण लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मतलब कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, साइन कन्वेंशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है, दो रूल आप याद रखोगे, कभी गलती नहीं होगा। रूल नंबर 1 कहती है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है और डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप इधर ही बढ़ रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में हम पॉजिटिव लेंगे, ऐसे केसेस में हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरा रूल ये कहती है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम उल्टा बढ़ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें चलना पड़ रहा है डिस्टेंस के लिए, तो हमें यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पर बात ये होता है कि सर ये डिस्टेंस कैसे मेजर होता है सर, और रे डायग्राम का हम कैसे पता करेंगे? रे डायग्राम इधर चल रही है कि इधर चल रही है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो रे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक्चुअल में ये जो यहाँ पर रे लिखा हुआ है, इसको हमें लिखना चाहिए इंसिडेंट रे, आई रे मतलब इंसिडेंट रे। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे समझिए, आई रे एंड डिस्टेंस, इंसिडेंट रे एंड डिस्टेंस, इंसिडेंट रे एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें जानना है कि कैसे साइन को लिया जाए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है ऐसा, तो इसमें साइन का, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पोल हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ है फोकस पॉइंट, और ये मान लेते हैं सी है सेंटर, ये मान लेते हैं सेंटर सी है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं सेंटर सी है, तो एफ हो गया और ये सी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, ये सी और ये एफ, ठीक है। तो सी और एफ की जो वैल्यू है ना यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो इसकी वैल्यू है एफ, और अगर हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो इसकी वैल्यू है आर, ठीक है ना। तो अगर हमने कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रही है, पोल से। तो इसको चाहो तो आप कहीं पे साइड में लिख सकते हो, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। ऑलवेज डिस्टेंस, अगर मिरर है ना, अगर दर्पण है तो डिस्टेंस होगी पोल से मेजर होगी, अगर लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से होगी, ठीक है। अब देखिए इंसिडेंट रे क्या, तो मिरर पर फर्स्ट रे ऑफ लाइट मान लेते यहां से ऐसे गई, तो इसी को हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। तो हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करने के लिए हम किधर चल रहे हैं बताइए, इंसिडेंट रे ड्रॉ करने के लिए हम इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने ऐसे चला, रे डायग्राम ऐसे चली, लेकिन डिस्टेंस मेजर करने के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि हमें फोकस दूरी कितनी होगी,
तो अगर फोकस दूरी मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी होगी, तो आप तो सोचोगे ना कि सर पोल से हमें कहाँ तक आना है, एफ तक आना है, तो फोकस दूरी मिली। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी। उसके बाद यहाँ से सेंटर तक आएंगे, तो फिर उल्टा चल रहा है। आप देख लो, रे ऑफ लाइट ऐसे चल रही है, और पोल से अगर हमें एफ तक आ रहे हैं तो हमें फोकस दूरी मिल रही है। तो इसका मतलब अवतल दर्पण में एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ का वैल्यू क्या लिया, नेगेटिव लिया। ठीक है ना, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर था, गलती से मैंने 25 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से चीजें होती है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया। तो देखो, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, तो ऐसे यहाँ से फोकस से निकलेगी, ऐसे फोकस यहाँ से निकलेगी, और एक जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से ही वापस आ जाएगी ऐसे। तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा, देख लीजिए। तो 25 सेंटीमीटर पर हम रखे हैं, मतलब कहाँ पे रखे हैं, इधर कहीं पर इन्फिनिटी होगा, इधर कहीं पर इन्फिनिटी। थोड़ा सा इसको अच्छे से डिलीट करके बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है ना, फिर से डिलीट कर, हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है। तो यहाँ से देखिए, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई है, तो जो रे ऑफ लाइट ऐसे गई है, इंसिडेंट हुई है, ऐसे जो इंसिडेंट हुई है, जो रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई है, तो मिरर पे टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई होगी। इमेज फॉर्मेशन रूल हमें पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर पे टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। मिरर पे टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से जाती है, कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से जाती है, तो सेंटर से जाने के बाद वो सेंटर से ही वापस आती है। तो दो रे ऑफ लाइट मिरर पर टकराने के बाद जहां पर जिस पॉइंट पे मिल जाए, इसी पॉइंट पे इमेज बनता है। देख लीजिए, तो इमेज ऐसे बना। तो इमेज किसके किसके बीच बन रहा है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ इन्फिनिटी के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज बनता है आपका सी एंड एफ के बीच। ठीक है ना, सी एंड एफ के बीच, ये इन्फिनिटी है। ठीक है ना, सी एंड एफ के बीच बनता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट था वो सी और एफ इन्फिनिटी के बीच ही रखा हुआ, देख लीजिए। तो एफ है आपका 10, तो यहां से यहां तक आएंगे तो आपको मिलेगा 10। अगर ये 10 है तो इसका डबल आएंगे तो सेंटर तक चले जाएंगे, ये हो जाएगा 20। लेकिन वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, वस्तु की दूरी दी हुई 25, यानी यहां तक तो 20 है भाई साहब, यहां से यहां तक कितना है, 20 है। तो 20 से और हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। तो हमने मान लिया कि इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v, u की वैल्यू कितनी थी, वस्तु की दूरी, u क्या था, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी थी माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v और माइनस ये 1/25, दिस इक्वल्स टू 1/10। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण में तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/25 और माइनस हो जाएगा 1/10। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 इंटू 10, और ये तो होगा 10 माइनस 25, so this will be equals to 1/v is equals to minus of 15 और divided by
25 इंटू 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3/15, तो v की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 50 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस ऑफ 50 और डिवाइडेड बाई 3, ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ 50/3। इसके पहले वाले में आंसर कुछ और आ रहा था। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू माइनस ऑफ 17 सेंटीमीटर। तो देखिए हम इसको इमेज भी बना सकते हैं। देखिए हमने ऐसे रखा था और ये हमारा औदल दर्पण था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये पोल है, ये फोकस है, ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर हमने कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे 25 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी और जाने के बाद ये ऐसे वापस आएगी, टकराएगी, ठीक है ना। और फिर एक रे ऑफ लाइट या तो सेंटर से निकलेगी तो ऐसे निकलेगी, तो हम जानते हैं कि जो सेंटर से निकलती है वो ऐसे जाती है, तो अगर ऐसे जाती है तो इधर से ऐसे वापस आती है, तो यहाँ पर कट रहा। अगर यहाँ पर 2 रे ऑफ लाइट से नहीं हो रहा तो आप देखो तीसरा भी ड्रॉ कर सकते हो। पोल से ले लो, पोल से जितने एंगल पर आएगी, इतने एंगल पर आएगी तो इतने एंगल पर जाएगी, तो इतने एंगल पर जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी। ये देखो ये तीसरा भी यहीं पे कट गया, ठीक है ना, तीसरा भी यहीं पे कट हो गया। तो इमेज जो बनी हमारी वो कुछ इस प्रकार बनी, इस प्रकार बनी। अब देखो, अब देखो एफ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 10 था। तो ये आपको दिखने में 15 लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में 15 नहीं होगा, थोड़ा सा इधर आएगा, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, है ना, ये 17 पे बनेगा। तो जो v की वैल्यू है वो -17 हो जाएगी। देख लीजिए रे डायग्राम मेरा इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था और v को मेजर करने के लिए हमें उल्टा आना पड़ा, तो उल्टा आना पड़ा तो इस केस में क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो v की वैल्यू माइनस में ही तो आया, तो v की वैल्यू माइनस में ही तो आया, इसलिए हमारा ये सही है, ठीक है ना। तो आज एक काम करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आज का 2 पार्ट में मैंने किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस का इसका एक स्प्लिट लेक्चर है ये, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इंटरफेरेंस का मतलब होता है ऐसे, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो इंटरफेरेंस का मतलब होगा मतलब ऑब्जेक्शन डालना, है ना। लेकिन यहाँ पर इंटरफेरेंस का मतलब वो नहीं होता है। इंटरफेरेंस एक्चुअल में 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक हो सकती है कंस्ट्रक्टिव और एक हो सकती है डिस्ट्रक्टिव। तो ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है ना, उसका कैसे रोल होता है, ये सब मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिक्स के बारे में स्टार्ट किए थे इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसे इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप ले लेता हूँ। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस का हमने बोला था कि अगर 2 वेव्स, 2 लाइट वेव्स मिलती है जब, तो उस फेनोमेनन को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है ना। द फेनोमेनन ऑफ मीटिंग 2 लाइट्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। 2 लाइट का मिलने का जो फेनोमेनन होता है उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ मीटिंग 2 light waves, 2 light waves is called
इंटरफ्रेंस, ठीक है ना, इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस। तो यहाँ पर इंटरफ्रेंस के बारे में हमने देखा था कि अगर एक वेव्स ऐसे है, अगर एक वेव ऐसे जाती है, दूसरा वेव अगर इस तरह से जाती है, ठीक है ना, तो अगर इस वेव को हम E1 बोल रहे हैं और अगर हम इस वेव को E2 बोल रहे हैं, तो अगर ये दोनों वेव मिलेगी तो मिलने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो E1 प्लस E2 और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो E1 माइनस E2, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है, लास्ट क्लास में ये हमने देखा था। अब अगर हम आगे की बात करें, ठीक है ना, अब अगर हम आगे की बात करें तो मान लिया जाए कि कोई वेव्स ऐसे चल रही है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि कोई वेव्स ऐसे चल रही है और ये एक और वेव्स इधर से ऐसे चल रही है और ये दोनों वेव्स यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपको मान लेते हैं कि S1 सोर्स से आया है और ये S2 सोर्स से आया है, तो मिलने के बाद यहाँ पर एक इंटरफ्रेंस पैटर्न ऐसे प्राप्त होता है। ये भी हम देख चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि S1 जो है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है और S2 ऐसे जा रहा है, तो दोनों का जो थोड़ा सा मिलने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा इसका। अगर एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और दूसरा इस तरह से जा रहा है, तो मिलेगा आगे चल कर कहीं पर ऐसे, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा तो ऐसे ये मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से मिलेगा, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो देखिए ये जिस पॉइंट पे मिलता है ना, तो ये जो क्रॉस वाला पॉइंट है जहाँ पर ये दो वेव्स मिल रहा है, एक येलो और एक वाइट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहीं पे हमारा जो होता है दो लाइट जब मिलती है तो यहाँ पर एक फ्रिंजेस प्राप्त होता है, ठीक है ना। फ्रिंजेस को हम पट्टी भी बोल सकते हैं, विड्थ, फ्रिंज विड्थ उसको बोलते हैं। तो जो पट्टी होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है डार्क फ्रिंज, ठीक है ना, एक होता है डार्क फ्रिंज और एक होता है ब्राइट फ्रिंज। एक होता है डार्क फ्रिंज और एक होता है आपका ब्राइट फ्रिंज, FRINGE फ्रिंज, ठीक है। तो हमें आप ऐसा मान लो कि जो S1 वेव्स है, जो S1 वेव्स है और जो S2 वेव्स है, इन दोनों का इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो E1 जो है वो आपका A sin ओमेगा t है, ठीक है, और जो E2 है यह है आपका B sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये जो A sin ओमेगा t है और B sin ओमेगा t प्लस फाइव है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मैं बता दूं। दोनों तो वेव्स ही है, तो इसमें जैसे ये जो ओमेगा टी होता है और ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, इन दोनों को हम बोलते हैं फेज। तो दो चीज यहाँ पर आपको समझना होगा, एक है आपका फेज क्या होता है और दूसरा है आपका फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस क्या होता है, अब जैसे देखिए फेज और फेज डिफरेंस में क्या डिफरेंस अंतर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फेज को समझने के लिए हमें सिंपली, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ऐसा मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और कोई वेव्स चल रही है, तो उसका हमने मान लेते हैं कि कोई वेव्स किसी समय कोई वेव्स यहाँ से चली है, ऐसे ऐसे चली है, तो ये वेव जो चली है उसका इनिशियल फेज मान लेते हैं ऐसे, ये आपका ओमेगा टी है और इसको हम बोल रहे हैं E1। और जो E2 है इसकी जो वैल्यू है ये पूरा, ओमेगा टी तो पहले था ही, ओमेगा टी तो यहाँ तक है ही, ये हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा आपका, ओमेगा टी पहले था और ये प्लस हो जाएगा फाइव। तो फेज का मतलब ये होता है कि कोई वेव्स कितनी कितनी एंगल पे चल रही है, दैट इज कॉल्ड फेज, ठीक है ना। फेज को और अच्छा से समझने के लिए हम डायग्राम ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि साइन वेव है ऐसे,
ठीक है ना, और एक वेव है यहाँ से ऐसे चली है, ठीक है ना, ऐसे चली है। तो देखिए ये जो है ये आपका है, आपका इस वेव को हम बोलेंगे कॉस ओमेगा टी, और इस वेव को हम बोलते हैं साइन ओमेगा टी। एक होता है कॉस का फंक्शन और एक होता है साइन का फंक्शन। तो जब देखो हम जो वाइट वाला है उसको वेव 1 नाम दे रहे हैं, और जो येलो कलर है उसको हम वेव 2 नाम दे रहे हैं। तो जब 1 जब 0 पे है उस समय 2 कहाँ पर है, 2 है आपका, इसको हम मैक्स बोल रहे हैं, मैक्सिमम पोजीशन बोल रहे हैं। तो जब 1 0 पे है तो 2 मैक्सिमम पे है। फिर जब 1 यहाँ पे पहुँच गया, 1 जब 0 पे वापस पहुँचा तो उस समय 2 मिनिमम पे पहुँच गया। कुल मिलाकर ये है कि अगर बात किया जाए कि इसकी फेज भी ओमेगा टी है और इसकी फेज भी ओमेगा टी है, लेकिन दोनों वेव का जो नेचर है वो अलग अलग है। एक वेव जो होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है साइन वाली, और दूसरी जो है वो कॉस वाली जो है शुरू होती है वो ऊपर से स्टार्ट होती है ऐसे, ठीक है, दूसरी जो है वो ऊपर से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है, ठीक है ना, इस तरह सिचुएशन क्रिएट होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने बताया कि वेव है तो वेव का इक्वेशन है, ठीक है, तो फेज डिफरेंस हमें जानना है कि फेज डिफरेंस क्या होता है। मान लेते हैं कि हमें फेज डिफरेंस जानना है, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस जानने के लिए क्या होगा, फेज डिफरेंस निकालने के लिए भी कई बार पूछता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि जो φ1 है वो आपका ओमेगा टी है, और जो φ2 है ये आपका है ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके लिए जो इक्वेशन था E1 ये था आपका साइन ओमेगा टी, और इसके लिए जो इक्वेशन था E2 ये था आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कुल मिलाकर अगर हम अच्छे से देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है इसको हम बोल रहे हैं φ2, और यहाँ पर जो ओमेगा टी है इसको हम बोल रहे हैं φ1। तो ये हो गया आपका फेज, लेकिन हमें फेज का डिफरेंस चाहिए। तो जो फेज का डिफरेंस होता है उसे हम डेल्टा फाइव से डिनोट करते हैं, और फेज डिफरेंस होता है φ2 माइनस φ1, फेज डिफरेंस होता है φ2 माइनस φ1। तो φ2 की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और φ1 की वैल्यू कितनी है, φ1 की वैल्यू है ओमेगा टी। तो इस ओमेगा टी ने इस ओमेगा टी को मार दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 5, ठीक है ना। तो डेल्टा फाइव की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो ये फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन E1 and E2 is 5। सवाल ये है कि क्या हमेशा फेज डिफरेंस 5 होगा, तो आंसर है कि नो, फेज डिफरेंस हमेशा 5 नहीं होता है। कैसे होता है ये देख लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेव है E1, ठीक है ना। E1 के बारे में हम बता चुके थे कि E1 इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो E1 की वैल्यू हमने रखा है 10 साइन 10t, और E2 की वैल्यू रखा है 20 साइन E2 की वैल्यू रखा है 20 कॉस 10t। आप देखिए दोनों आपको देखने में एक ही जैसा इक्वेशन लग रहा है, तो यहाँ पर हम चलो और इसको सिंपल कर देते हैं, यहाँ 10 ले लो, यहाँ 10 ले लो, तो दोनों इक्वेशन तो सेम है। अब आपको इस इक्वेशन में बोलेगा कि फेज डिफरेंस कितनी है, फाइंड डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव का मतलब फेज डिफरेंस।
तो फेज डिफरेंस कितनी है, ठीक है। तो आप तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखोगे कि सर इसका फेज डिफरेंस ओमेगा टी आपने बोला था, तो ओमेगा टी की जगह पर इतना है 5 तो सर 5 की वैल्यू है सर 10t, और सर 5 की भी वैल्यू है सर 10t, क्योंकि सर यहाँ पर भी आपका 10t है। तो सर इस अकॉर्डिंग डेल्टा फाइव जो है सर वो है सर 5 माइनस 5 आपने डेफिनेशन में बताया था ऐसा। तो ये सर हो जाएगा 10t और माइनस ऑफ 10t, तो 10t और 10t कैंसिल हो जाएगा, तो ये सर जीरो हो जाएगा सर। तो फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा सर। जैसे ही आप ये फर्स्ट ऑप्शन में ये रहेगा आपका, और जैसे ही आप ये टिक करोगे आपका हो जाएगा गलत। तो फिर फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा ये चीज समझ। क्वेश्चन ये है कि क्या सर फॉर्मूला गलत था, आंसर है कि नहीं, फॉर्मूला कोई गलत नहीं था। हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट, ये देखिए। यहाँ पर जो है फंक्शन वो साइन का है, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो कॉस का है। तो ये जो फंक्शन है कॉस वाला, उसको हम साइन में बदल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, या साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पर हमारे पास 10t है, तो कॉस 10t को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 10t को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 10t और प्लस पाई बाई टू। तो अब यहाँ पर अब ये जो होगा ये बन गया आपका फाई टू। तो फाई टू की वैल्यू है 10t और प्लस पाई बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला ये आपका ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है, मैथमेटिक्स का चीज़ है ट्रिगोनोमेट्री, आप लोग जानते होंगे, ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगी, ठीक है ना, पीडी को हम कई बार पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पीडी जो है वो फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा फाइव, और डेल्टा फाइव की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 जो हो जाएगी ये हो जाएगी 10t प्लस पाई बाई टू और माइनस 10t। तो यहाँ से इस 10t ने इस 10t को मार दिया, तो ये हो गया आपका पाई बाई टू, ठीक है ना। ये हो गया आपका कितना, पाई बाई टू। पाई बाई टू इज द फेज डिफरेंस। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये फेज डिफरेंस का। तो हमने फेज पढ़ लिया है और फेज डिफरेंस पढ़ लिया, इसके आगे का भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे का चर्चा करेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि अगर दो वेव्स मिलती है तो जो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसका नेचर कैसा होता है। मतलब मान लीजिए कि एक वेव से E1 और दूसरा वेव है E2, और वो दोनों चल रही है, दोनों अलग अलग दिशा से आ रही है, तो एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक इधर से चल रही है, एक इधर चल रही है दोनों। तो आगे चलकर जब मिलेगी किसी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे वो वेव्स मिलती है, तो उस पॉइंट के बाद एक रिजल्टेंट दोनों मिलकर एक या तो एक साथ चलेगा या तो अलग अलग चलेगा, तो एक रिजल्टेंट वहां पर आएगा। तो हमें उस रिजल्टेंट के बारे में जानना है कि उस रिजल्टेंट वो जो रिजल्टेंट होगा उसका नेचर कैसा होगा। क्या वो भी वेव्स के जैसा होगा, मतलब जैसे मान लेते हैं कि पहला जो वेव है वो हमारा साइन वेव है और दूसरा भी साइन वेव है, लेकिन दोनों अलग अलग फेज एंगल पे चल रहा है, ठीक है ना। अब आगे चलकर दोनों मिल जाता है, तो मिलने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट वेव्स होगा उसकी फेज कितनी होगी, क्या वो भी उतने फेज पे चलेगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड सॉरी इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड में